सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। भारत की बात करेंगे। भारत में मोदी को एक ज़ोरदार झटका दिया है। किसने जी? आम आदमी पार्टी ने। नई दिल्ली की असेंबली के इंतखाबात में मोदी की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को एक बड़ी और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। मरकज में कायम मोदी हुकूमत को गुज़िश्ता 15 माह के दौरान 5 मुख्तलिफ रियासतों के सूबाई इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा। उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और झारखंड शामिल है। मोदी भारत का वो हुक्मरान कहने के साबित हो रहा है जिसने भारत को आगे ले जाने के बजाय पीछे धकेलना शुरू कर दिया। प्रैक्टिकली सबूत आपके सामने है। जंगी जुनून में मुब्तला होकर मोदी अपने अवाम के बुनियादी हुकूक भी, अगर मैं कहूँ कि भुला बैठा है तो आप सब अग्री करेंगे मेरी बात से। और भारत से बेरोजगारी, जहालत और गुर्बत के खात्मे के लिए सरमायाकारी करने के बजाय भारी कीमत देकर असलहा खरीदने पर जोर दे रहा है नरेंद्र मोदी। दूसरी जानिब भारत में बढ़ती जो हिंदू इंतहा पसंदी है उसने ना सिर्फ मुसलमानों का बल्कि दीगर अक़लियतों का भी जीना हराम कर दिया। अब ऐसी सूरत हाल में आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल मुख्तलिफ किरदार अदा किया। बीजेपी दिल्ली के वोटरों को कभी मजहब के, कभी भी शाहीन बाग के नाम पर पोलराइज करना चाह रही थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने क्या किया जी? अपने काम का इस्तेमाल किया और काम दिखाकर काम के नाम पर वोट मांगे। सियासत क्या कहते हैं कि इबादत हुई है। सियासत वो इबादत है जो किसी भी वक्त गलाजत में भी तब्दील हो सकती है। याद रखिएगा, सियासत को इबादत उस वक्त तक कहा जाता है जब तक सियासत खल्के खुदा की खिदमत करने के लिए की जाए। सियासत को आप कह लें कि इबादत उस वक्त तक कहा जाता है जब तक सियासत का मकसद आम आदमी को उसके बुनियादी हुकूक दिलवाना हो। सियासत को इबादत उस वक्त तक कह लीजिए जब सियासत का मकसद इंसानियत की फलाह और बहबूद हो। आम आदमी पार्टी ने इसी भारत में रहकर अमली तौर पर उस सियासत को फ़रोग़ दिया जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, जिसमें इंसानियत और अवाम की खिदमत अव्वलीन तरजीह थी, प्रायोरिटी। जबकि मोदी की सियासत की अगर हम बात करें उसमें क्या है जी? मज़हब कार्ड का इस्तेमाल, मज़हब का अंसर सबसे नुमाया रहा। मोदी ने अपनी सियासत चमकाने के लिए हिंदू इंतहा पसंदी का सहारा लिया, मुसलमान मुखालिफ वोट लिए। उस बयानिए को अमली जामा पहनाने के लिए मोदी ने मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी तक पे हमला कर दिया और पाकिस्तान से जंग की कोशिश भी की। लेकिन मोदी की इन पॉलिटिकल टैक्टिक्स कह लें, इसका वक्ती तौर पर मोदी को फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा इलेक्शन में, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा क्या नुकसान नहीं हुआ भारत को? बेशक हुआ, यकीनन हुआ। भारत ने नुकसान उठाया इस शख्स की वजह से जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ी नाकामी मोदी को उस वक्त हुई जब मोदी ने मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने की कोशिश की, लेकिन उल्टा भारत ही मकबूजा कश्मीर बनने लगा। भारत के पार्लियामान से पास होने वाला नया कानून इसकी इब्तिदा कह लें, जिसके मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी मजहबी बुनियादों पर इस्तेसाल या तशद्दुद की बिना पर पनाह लेने पर मजबूर हुए या फिर इसी बिना पर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में दाखिल हुए, उन्हें 5 साल क़याम के बाद भारतीय शहरियत दी जा सकेगी, जबकि मुसलमान इस हक से महरूम रहेंगे। क्या कसूर है उनका कि वो मुसलमान हैं और वो भारत में रहते हैं, लिहाजा वो इस हक से महरूम रहेंगे। गुज़िश्ता कई दिनों से भारत की कई रियासतों में, यूनिवर्सिटीज़ में, तालीमी इदारों में शहरियत के कानून के ख़िलाफ़ आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, भी देख रहे होंगे कि शदीद एहतजाज हो रहा है। ख़ासतौर पर अगर मैं आसाम की बात करूँ तो वहाँ पे कमोबेश हर यूनिवर्सिटी से बड़े जुलूस निकाले गए। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी एहतजाज किया गया और वहाँ जो एहतजाज करने वाले तलबा थे उनको पुलिस के सफ़ाकाना तशद्दुद का भी सामना करना पड़ा। अब ये भारत के अंदरूनी हालात हैं कि भारत के अंदर क्या हो रहा है, और भारत के अंदर से ही कुछ इस किस्म की आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। ज़रा देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है
कि भारत की सियासत और मईशत दोनों खाना जंगी के दहाने पर हैं। BBC, CNN, CNN, वॉइस ऑफ अमेरिका, दुनिया भर का मीडिया कह लें कि इस बात पर मुत्तफिक है कि अगर भारतीय हुक्मरानों ने अपनी ये रविश, अपना एटीट्यूड, ये गलत रवैया ना बदला तो कोई मोजज़ा हो सकता है, सिर्फ कोई मोजज़ा जो भारत को इसकी मौजूदा शक्ल में कायम रख सकेगा, वरना भारत अपनी तबाही खुद लिख रहा है। और लिखने वाला कौन है? ये नरेंद्र मोदी। एक जानिब आप देख लें अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अजीत, ये तीन का टोला, इनको 3 इडियट्स कह दूं तो गलत नहीं होगा। शाइनिंग इंडिया का राग अलापते हैं ये 3 इडियट्स ऑफ इंडिया। और दूसरी जानिब उसी शाइनिंग इंडिया में उत्तर प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, इस तरह कई भारतीय सूबे हैं जहां पर मजहबी बुनियादों पर फसादात फूट पड़े हैं, फसादात की जद में आ चुके हैं सूबे। और इसी शाइनिंग इंडिया में मौजूद दहशतगर्द तंजीम RSS का सरबरा जो है वो क्या कहता है कि भारत हमेशा से एक, क्या कहते हैं जी, हिंदूवादी, हिंदू मुल्क रहा था और यहाँ रहने वाला हर शख्स हिंदू है और उसे हिंदू ही होना चाहिए। अब देखें इनका नजरिया, इनकी सोच। भारत की 130 करोड़ आबादी इस बात को जितनी जल्दी कबूल कर ले उतना ही अच्छा होगा, इन लोगों का ये मानना है। ये हैं भारत के ज़मीनी हकाइक, भारत की ग्राउंड रियलिटी कह लें। अब थोड़ी भारत की मईशत की मैं बात कर लेती हूँ, आपसे ज़रा शेयर कर लेती हूँ। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 मोदी ने नोटबंदी करने का एक, कह दूं कि अहम काना फैसला किया। मैंने कहा ना इडियट है तो अहम काना फैसला करेगा ये इडियट। उसने भारतीय मईशत की कमर तोड़ कर रख दी। अब उस फैसले के बाद हिंदुस्तानी मईशत में जो एक तबाही आई थी, या फिर हम कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो रिजर्व फंड से 1,76,000 करोड़ की खतीर रकम लेना, इसका मंतकी अंजाम कह लें आप। बेरोजगारी की शरह अगर मैं बात करूं, इतने बरसों से 50 बरसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है बेरोजगारी की शरह ने। कारोबार ऑलमोस्ट ठप हो गए, किसान धड़ाधड़ खुदकुशी कर रहे हैं, मगर मोदी चैन की बांसुरी बजा रहा है। बीजेपी के जो रहनुमा हैं हकाइक को तोड़ मड़ोड़ कर ये राग अलापते दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं कि हम जल्द ही 5 ट्रिलियन मईशत बनने वाले हैं। अब कोई इनसे पूछे कि आलमी बैंक ने आपको तरक्की पजीर मुल्कों की फहरिस्त से भी निकाल दिया, क्यों निकाला? तारीख में सबसे ज़्यादा गैर मुल्की कर्ज मोदी सरकार ने लिया, क्यों लिया, क्यों लिया? अब इन सब सवालों का एक ही जवाब है, और वो जवाब है एक लफ्ज़, इंतहा पसंदी। अच्छा जी, आलमी सेहत तंजीम की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हिंदुस्तान में हर 5वां शख्स, आपको पता है किस बीमारी का शिकार होता चला जा रहा है? डिप्रेशन। डिप्रेशन का शिकार है, जिसकी अहम वजूहात में से एक मुस्तकबिल की तारीकी होगा डेफिनेटली, कि किसी को अपना मुस्तकबिल सही नज़र आ ही नहीं रहा वहाँ पे, या फिर बेयकीनी कह लें, जो मोदी सरकार का हिंदुस्तान के लिए एक अजीम तोहफ़ा ही कह लें, तोहफ़ा ही होगा। अब हर 40 मिनट के बाद, आप सुन के हैरान होंगे, हर 40 मिनट, यानी 40 मिनट में तो 1 घंटा भी पूरा नहीं होता, 40 मिनट बाद एक किसान खुदकुशी कर रहा है इंडिया में। छोटे और अगर मैं मुतवसत कारोबार की बात करूं, वो तकरीबन बर्बाद हो चुके हैं। तामीराती सेक्टर बेमौत मर चुका है। अफसरों और इंजीनियर से लेकर मिस्त्री मजदूरों तक को बेरोजगारी झेलनी पड़ रही है इस इंडिया में। अब भारत का ऑटो सेक्टर, वो भी कोई सही नहीं चल रहा। टाटा, मारुति और जो दीगर ऑटो कंपनीज हैं, उनके जो प्लांट हैं, शोरूम है, वो बंद हो रहे हैं, और इनमें काम करने वाले लाखों लोग जाहिर बात है सड़कों पर आ जाएंगे, और आ चुके हैं। जब शोरूम को ताले लग जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो फिर लोग सड़कों पर आ गए। भारत के इक्तिसादी अमूर के जो माहिर हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है? वो ये कह रहे हैं कि भारत को मसला सिर्फ बेरोजगारी के महाज पर नहीं है, सिर्फ बेरोजगारी के महाज पर ही नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का माशी ढांचा सुकड़ चुका है। आलमी बैंक ने भारत को तरक्की पजीर ममालिक की फहरिस्त से निकाल कर अफ्रीकी मुल्कों के जुमरे में रख दिए। अब देखें ज़रा, ये हैं हालात भारत के। मोदी सरकार बनने के बाद 2014 से कमज़ोर सरमायाकारी पॉलिसियों के फैसलों का जो फ़ायदा है वो हदफ तक नहीं पहुंचा, और GST में कम कलेक्शन या फिर दीगर जामिल वो कह लें कि इंडियन रिजर्व बैंक के जो रेपो रेट है उसको इंतहाई तेज़ी से कम कर रहे हैं। तिजारती बैंक शरह सूद कम करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनके पास नकद रकम की सख्त किल्लत है। बिजनेस जो हम स्टैंडर्ड्स की अगर बात कर लें, अच्छा वो जी एक रिपोर्ट कहती है
उसके मुताबिक भारत में बजट, जो हालिया बजट पेश किए जाने के बाद से हिस्सेस मार्केट में सरमायाकारी करने वाले सरमायाकारों का 133 लाख करोड़ और दारा जाती सरमायाकारों का तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपया डूब चुका है। ये भी नुकसान। ये है मोदी का, क्या कहता है मोदी, शाइनिंग इंडिया। बड़ा शाइनिंग होगा, शाइनिंग ही दिखाई दे रहा होगा आपको, इतना लॉस में जाता हुआ। मोदी के इसी शाइनिंग इंडिया के मजीद परखच्चे उड़ाए गए हैं भारत के पार्लियामेंट में। देखिए जरा, तरफ आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली में एक बार फिर हुकूमत बनाई सिर्फ अपने काम की वजह से। इसी भारत में मौजूद दिल्ली में हुकूमत बनाने वाली आम आदमी पार्टी ने ये बगैर इंतहा पसंदी के, बगैर मजहब कार्ड खेले, सिर्फ और सिर्फ अपने कामों से वोट हासिल करके मोदी को ये बताया कि सियासत इबादत प्रैक्टिकली कैसे बनाई जाती है, ये दिखाई जाती है। सियासत के असल हकीकी मायने समझने के क्या है, इन्होंने प्रैक्टिकली बताया। अब दूसरी जानिब उसी भारत का हुक्मरान, उसी भारत का वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, उसी भारत में नफरत अंगेज़ी, इश्तियाल अंगेज़ी को अवाम के दिलों में डालकर वोट हासिल करके इक़्तिदार में आया नरेंद्र मोदी। और इसी बयानिए को बनाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक जानिब हमला किया मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी पर, और दूसरी जानिब हमला किया अपने ही मुल्क में बसे हुए भारतीय मुसलमानों पर। अब इसका नतीजा क्या निकला? क्या निकला? सिर्फ मोदी को वक्ती फ़ायदा या इक़्तिदार की हवस को किसी हद तक पूरा कर लिया गया, लेकिन इसका नुकसान पूरे भारत में दिखाई देना शुरू हो चुका है। इसका नुकसान पूरे भारत को सुनाई दे रहा है, हर कान में सुनाई दे रहा है ये नुकसान। ये वो सियासत है जिसकी बुनियाद नफ़रत पर रखी गई। जब बुनियाद ही ऐसी होगी तो फिर आगे क्या होगा? और इसी नफ़रत का प्रचार करने के लिए मोदी ने हर हद को अबूर कर दिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान की हदूद को भी अबूर करने की पूरी कोशिश की नरेंद्र मोदी ने। मकबूजा कश्मीर की ज़मीन को हासिल करने के लिए मोदी ने हर बाज मा लिया, जुल्म करने के नए तरीके ईजाद किए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की तादाद मज़ीद बढ़ा दी गई, कर्फ्यू लगा दिया गया, जुल्म का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला वहाँ पे शुरू कर रखा है। यहाँ तक कि एक मुसलमान दुश्मनी में मोदी ने अपने ही मुल्क के करोड़ों मुसलमानों से उनकी शनाख्त ही छीन ली। लेकिन इससे मुकम्मल तौर पर नुकसान अगर हुआ तो पता है किसका? खुद इनके अपने मुल्क, इनके अपने देश भारत का। भारत के सेकुलरिज्म पर क्या सवालिया निशान नहीं उठे? ये सब कुछ होने के बाद उठ गए। हर कोई बात कर रहा है कि क्या ये है सेकुलर इंडिया या सेकुलरिज्म इसको कहते हैं। भारत से कई मुसलमान अदाकार मुल्क छोड़कर बाहर चले गए। भारत में कई मुसलमानों को सिर्फ गाय का गोश्त खाने पर मारा गया। भारत में कई मुसलमानों पर तशद्दुद करके जय श्री राम के नारे लगवाए गए। भारत में आरएसएस के गुंडों ने मुसलमान नौजवानों पर तशद्दुद किया, तलवारों और नेज़ों से उनको दिन दिहाड़े मार दिया गया। लेकिन जुल्म की फितरत है। मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। आज पूरे भारत में शोर बर्पा हो रहा है। आज भारत के अंदर से भारत ही खड़ा हो रहा है। आज भारत का मुसलमान जिन्हा का नजरिया मान रहा है, मिनवान तस्लीम कर रहा है कि जिन्हा का नजरिया ठीक था। आज भारत का पार्लियामान ये खुद एतराफ़ कर रहा है कि मोदी की पॉलिसियां तकसीम की पॉलिसीज़ हैं, तशद्दुद की पॉलिसीज़ हैं। आज मोदी का शाइनिंग इंडिया तनज़्ज़ुली की जानिब जा रहा है। आज मोदी के पास अपनी कारकर्दगी के नाम पर कुछ नहीं है, उसके पास सिर्फ हिंदुत्वा का कार्ड है। वो आज भी इसी कोशिश में कि उसी हिंदुत्वा के कार्ड को खेल कर वो आगे भी इक़्तिदार के मज़े लेता रहे। लेकिन इस हिंदुत्वा के कार्ड ने पूरे भारत की बुनियादें ही ला डाली। वो इंतहा पसंद हिंदू जो मुसलमानों से इस बुनियाद पर नफ़रत करते हैं कि मुसलमानों ने उन पर कई 100 साल हुकूमत की, वो इंतहा पसंद हिंदू जिनकी सियासत का मकसद ही मुसलमानों का कत्ल या उनके साथ ज़्यादती है, उनकी सियासत ने ही भारत की मईशत और उसके सेकुलरिज्म को बर्बाद करके रख दिया, यहाँ तक पहुँचा दिया। भारत में मौजूद जो संजीदा लोग हैं, एतदाल पसंद लोग कह लें, वो भारत का मुस्तकबिल वही देख रहे हैं जो मैं आपको अक्सर अपने प्रोग्राम में बताती हूँ कि क्या कि भारत में अब आप देखिए कि दोबारा बहुत से 1947 होने वाले हैं, 1947। मेरे अल्फाज याद रखिएगा, जिसमें भारत का सीना चीरकर हमने पाकिस्तान लिया था। आप देखिएगा कि वहाँ पर अब बहुत से 1947 और होंगे, टुकड़े टुकड़े होगा ये भारत। और ना जाने कितने लोग जो आज़ादी के तहरीकें अब ज़ोर शोर से जारी रखेंगे और कितने पाकिस्तान मजीद बनेंगे इस भारत के टुकड़े 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 होकर।
अब ये आवाज़ें भारतीय जो पार्लियामेंट है वहाँ से भी उठने लगी हैं, क्योंकि जो अक्ल रखता है, जो शऊर रखता है, वो ये जानता है कि इतनी बड़ी रियासत जिसमें दुनिया की हर कौम रहती हो, अगर उस रियासत में मौजूद चंद कौमें अपने हकूक़ के लिए उठ खड़ी हुई तो फिर क्या उनको संभालना आसान होगा? बिल्कुल आसान नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा, बल्कि नामुमकिन होगा। मोदी की बढ़ती इंतहा पसंदी इस बात की नवीद है कि भारत मुकम्मल तौर पर तबाही की जानिब जा रहा है। गुर्बत दूर करने की बजाय मोदी ने पैसा जो है वो जंगी सामान खरीदने पर लगाया। जहालत ख़त्म करने के बजाय मोदी ने पैसा मुसलमानों के खिलाफ लगाया। एहसास महरूमी दूर करने के बजाय मोदी ने पैसा पाकिस्तान दुश्मनी में लगाया। सेहत के मसाइल दूर करने के बजाय मोदी ने पैसा इस्लाम दुश्मनी पर लगाया। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ साजिश करने की यकीन जानिए ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कोई कदम उठाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई एक्शन किया ही नहीं। मोदी खुद ही भारत को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। ये मोदी खुद काफ़ी है भारत को बर्बाद करने के लिए। मोदी खुद ही अपनी तबाही का जिम्मेदार होगा। याद रखिएगा मेरे अल्फाज, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाने वाले भारत का इतना जारहाना, जाहिलाना, बचकाना रवैया देखकर आप यकीन जाने दुनिया में बातें हो रही हैं, आप सब भी सुनते हैं कि दुनिया हैरान है। कई ममालिक के सोचने पर मजबूर है कि ये मुल्क तो अमन के लिए खतरा बनता जा रहा है। ऐसे मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा जहाँ एक इंतहा पसंद सोच रखने वाले मखसूस मजहब के अफराद का राज हो, बाकी इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह वहाँ पे ट्रीट किए जाएं। भारत इन 6 सालों में बहुत ज़्यादा पस्ती की जानिब जा चुका है। भारत में वो इंतहा पसंद सोच आप देखें कि फल फूल रही है, जो भारत के लिए खुद आप देख लें कि बर्बादी का सबब बनेगी। मेरे अल्फाज याद रखिएगा, मोदी ने जिस इंतहा पसंदी का बीज बोया था आज वो पूरा भारत काट रहा है। इस अकेले नरेंद्र मोदी की वजह से पूरा भारत सफ़र कर रहा है, बल्कि भारत में मौजूद वो अफराद भी उसी इंतहा पसंदी का शिकार हो रहे हैं जिसके फ़रोग के लिए मोदी ने उन पर पैसा लगाया। आज का भारत वही है, यकीन जानिए, जो क़याम पाकिस्तान से पहले था। आज भारत में उसी तरह मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनका इस्तेसाल किया जा रहा है। वहाँ पे जितनी भी अक़लियतें हैं, सिर्फ मैं मुसलमानों की बात नहीं करूँगी, सिखों की बात कर लें, क्रिश्चियंस की बात कर लें, उनकी इबादत गाहें भी तोड़ी जा रही हैं, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। और तो और हिंदुओं में भी जो इनका एक जात पात का कॉन्सेप्ट है, जो निचली जात के हिंदू हैं जिनको ये कहते हैं, वहाँ वो भी जुल्म और तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं। उनके साथ भी जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। हिंदुस्तान पर इस वक्त सिर्फ एक मखसूस ज़ात का इंतहा पसंद हिंदू तबका काबिज़ है, बाकायदा काबिज़ है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं, कोई समत नहीं, कोई विजन नहीं, कोई सोच नहीं, कोई सोच नहीं। ये तबका सिर्फ और सिर्फ भारत को हिंदुस्तान बनाने का इरादा रखता है, जहाँ सिर्फ हिंदू रह सकेंगे, इसके अलावा इसकी कोई दूसरी ख्वाहिश नहीं। अमली तौर पर प्रैक्टिकली भारत में यही कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से पूरा भारत गैर यकीनी मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म भारत ने पिछले 70 सालों में ढाया, लगता है कि उसका कर्ज अब उतारने का वक्त आ चुका है। जिस मकबूजा कश्मीर को भारत ने अपना हिस्सा बनाने की कोशिश में ज़मीन और आसमान एक कर दिए, आज उसी मकबूजा कश्मीर का अक्स सोचिए ज़रा, वही सूरत हाल कि आपको पूरे भारत में दिखाई नहीं दे रही, दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। और ये वक्त गुजरने के साथ साथ यकीन जानिए मज़ीद बढ़ती जाएगी। और अगर भारत वाकई बुर्दबारी का मुजाहरा करे, मकबूजा कश्मीर के मामले को सियासी तौर पर हल करने की कोशिश करे, मकबूजा कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों को हक़ के राय दे इस्तेमाल करने का मौका दे, या मकबूजा कश्मीर का फ़ैसला कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक करे, तो फिर हालात मस्बत रुख इख्तियार कर सकते हैं। वरना भारत का ये जुल्म, ये जबर जो पहले मकबूजा कश्मीर में था, अब पूरे भारत को ही मकबूजा कश्मीर बना देगा। यहाँ लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। बात करी थी मैं ब्रेक से पहले भारत की मौजूदा सूरत हाल की, कि भारत जो कि पाकिस्तान को तोड़ने के ख्वाब देखते, जो कभी पूरे ना हो सके ना कभी हो सकेंगे, लेकिन भारत खुद टुकड़े टुकड़े होने के करीब है। भारत के जो अंदरूनी हालात है वो मैंने आपको बताए, साथ ही साथ जो मोदी की दिल्ली में शिकस्त है, यानी मोदी को बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब, और वो भी आम आदमी पार्टी की जानिब से। अब इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। सर वॉम वेलकम। ब्रिगेडियर साहब, आम आदमी पार्टी ने मोदी को अगर मैं कोई इबरतनाक शिकस्त देती, आप अग्री करेंगे मेरे अल्फाज से। अब बीजेपी भारत के सूबाई इंतखाबात में मुसलसल शिकस्त खा रही है, क्या मोदी
अगला इंतखाब जीत सकेगा, या भारत के ऊपर मेरे ख्याल से भारत की अवाम ही खुद जनता ही बहुत बड़ा एहसान करेगी इस नरेंद्र मोदी को वोट ना दे के से छुटकारा हासिल करके? बहुत बहुत शुक्रिया फिजा। अब भारत के अंदर जैसे डेवलपमेंट्स हो रही है ना, उनको ऑब्जर्व करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। भारत के फ्यूचर, और जैसे आपने नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द, मैं इनको मोदी हिटलर और अमित शाह मसोलिनी कहता हूँ, और ये उनके भी बाप हैं क्राइम में, जुर्म में, सियाकारी में, रियाकारी में, झूठ में, फरेब में, धोखाधड़ी में, टॉर्चर में, टेररिज्म में। दुनिया का कोई ईवल उठा लें जो, और वो ईवल भी वो दुश्मन जो पीठ पीछे वार करता है। एक होता है दुश्मन जो बोल्ड दुश्मन होता है, सामने आता है। ये इस किस्म के जलील और कमीने दुश्मन हैं जो आपकी पीठ के ऊपर पीछे वार करते हैं। अब इस किस्म के लोगों को जो भारत के अंदर इनके मुंह पे जो तमाचे लग रहे हैं, और अगर अपने भारत की एक पार्लियामेंटेरियन एक लेडी हैं, उनका अगर आपने खिताब देखा हो जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो इस मूजी हिटलर को क्या कहती है, वो इसको झाड़ती है, कहती बैठ जाओ। अगर आपकी नज़र से गुजरे, मेरी बात सुनो, तुमने भारत को तबाह किया, तुमने भारत के अंदर नफरतें बोई हैं। कल ही शाहीन बाग में जहाँ लेडीज़ बैठी हैं, वह एक जलसा हो रहा था और वहाँ पे लोगों का नारा था मूजी कब आओगे तुम। तो ये जो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, ये इनके अपने इसमें शुक्र इस बात क्या है कि इसमें अब ISI का नाम नहीं ला सकते। ये अमित शाह ने दिल्ली का जब इलेक्शन हुआ तो अमीर मसोलिनी ने लोगों को खिताब करते हुए क्या कहा था कि कांग्रेस जो है वो ISI की और पाकिस्तान की ज़बान बोल रही है, जो इमरान खान कहता है वही अपना राहुल बाबा कहते हैं और वही फलाना कहता है। अब वो आम आदमी पार्टी ने जो इनके मुंह पे तमाचा मारा है, आम आदमी पार्टी ने इसके चेहरे पे थूका है। आम आदमी पार्टी का जो वो केजरीवाल जो लीडर है, उसने कल ही खिताब करते हुए जिस तरह अपनी अचीवमेंट्स गिनवाई हैं कि हमने टैक्स कितना दुगना कर दिया, कितनी जगह पे हमने सीवरेज बिता दिया, हम कितने लोगों को, कितने गरीबों को मदद कर रहे हैं, जो लोग मर जाते हैं उनको हम कितने पैसे दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो सोशल इन्वायरमेंट जो होती है, जो सोशल मेकअप होता है, जो आपकी सोशल डेवलपमेंट होती है, उससे ताल्लुक़ रखती है। और उसी मुल्क में एक ऐसा जलील और कमीना किस्म का जानवर है जो अपने आप को उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कहता है। तो उसमें जो कुछ हुआ और जितना मुजाहरे हो रहे हैं और जितने चले, एक तो कश्मीर के अंदर तो जो कुछ इस जलील आदमी ने किया वो तो कश्मीर के अंदर आपको नज़र आ ही रहा है। उसको भी बार बार डिफाई किया जा रहा है, कब तक ये कर्फ्यू लगा के बैठ, डरपोक आदमी है ना। अगर इसके अंदर जरा सी जुर्रत हो, अच्छा वैसे ब्रिगेडियर साहब, इसके अंदर थोड़ी सी भी ताकत होती है इसकी जात के अंदर, और ये ठीक जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि वहां पर हम देखते हैं कि तमाम अक़लियतें सफर कर रही हैं, इंग्लिश वाला। जी जी, आप कंप्लीट करें ब्रिगेडियर साहब, फिर मैं पूछती हूँ। जी नहीं, सफर क्या मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसके अंदर जरा सी नहीं मैं पूछना चाह रही थी, आपकी इजाजत से मैं पूछना चाहूंगी कि अभी अगर हम देखें वहां पे सारी माइनॉरिटीज, आप देख लें, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, इवन उनके अपने जो हिंदू हैं जिनको वो छोटी जात का हिंदू कहते हैं, तमाम लोग सफर करें इंग्लिश वाला। अनकरीब मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा कहती हूँ 1947 और होंगे, जैसे पाकिस्तान बना था हिंदुस्तान का सीना चीरकर, इसी तरह मजीद मुल्क बनेंगे, क्योंकि इन लोगों को आज़ादी चाहिए भारत से, अपने हकूक इन्हें चाहिए, इन्हें आज़ाद मुमलिकत चाहिए जहाँ खुली फ़ज़ा में सांस ले सकें। यानी अनकरीब उर्दू वाला सफ़र भी करेंगे। जब ऐसा वक्त आएगा तो फिर कश्मीर से तो इनकी तवज्जो खुद ही हट जाएगी। जब इनका अपना इंडिया जो है वहाँ पे वावेला मच जाएगा, वहाँ पे तमाम एक भागदौड़ मच जाएगी, इंडिया टूटने पर आ जाएगा, टुकड़े टुकड़े होने पर आ जाएगा। असल में मैं जो आपसे जिक्र कर रहा था ना कि जब अनरियलिस्टिक किसी अनइमेजिनेबल नॉन विजनरी लीडरशिप आती है, जिसका कोई विजन नहीं होता, जिसकी कोई सोच नहीं होती, जो ताकत पे बिलीव करके, एक मसनूई ताकत पे, जो उसकी अपनी ज़ात की ताकत नहीं होती, वो इदारों की ताकत पे बिलीव करके जिस लोगों पे जुल्म और सितम ढाती है, तो वहाँ से काउंटर रिएक्शन आना एक नॉर्मल फिनोमेना होती है। अब 70 स्टेट्स हैं जहाँ 70 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी इंडिपेंडेंस मूवमेंट चली है। झारखंड से ऊपर चले जाएं आप, मिज़ोरम में चले जाएं, असम में चले जाएं आप, जो जितने ये नागालैंड में चले जाएं,
वहाँ पे एक इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, एक सेपरेशन की स्ट्रगल बड़े अरसे से चल रही है, और वहाँ वो उसको रेड कॉरिडोर इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। वहाँ पे इंडियन आर्मी की एक, इवन टू दी एक्सटेंट के वहाँ पे एक SSG की उनकी जो कमांडोज की प्लाटून है उसको अगवा करके मीजूज ने कत्ल करके उस खुली सड़क पे फेंक दिया। और उसके बाद जैसे अगर बहुत सिखों के अंदर कोई अपनी कॉज से कमिटमेंट होती, सिखों के अंदर अपनी कोई, जिस तरह वो अपनी बहादुरी के किस्से बयान करते हैं, लंबे लंबे अपने किस्से बयान करते हैं, अगर उनके अंदर उन किस्सों के अंदर लेके उसको वो चलते तो अब आज वहाँ पे खालिस्तान की मूवमेंट जो है वो बहुत ज़ोर पकड़ गई होती। लेकिन चूँकि सिख पीछे हट गए, और ख़ास तौर पे वो इलीट सिख जो बिज़नेस करता था, जिसका भारत के अंदर बिज़नेस था, या वो जो हाई पोजीशंस पे थे, उन्होंने सिखों की इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। इसलिए आपने देखा कि वो, लेकिन अब उसके अंदर जिस तरह इन्होंने खुद ही एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लॉज रखी है कि सिख जो है वो अपने आप को सिख नहीं कहला सकते, उनको अपने आप को हिंदू कहलाना है। जितनी अक़लियतें हैं वो अपने आप को अपने नाम से नहीं जान सकती, अपनी ज़ात से नहीं जान सकती, अपने मज़हब से नहीं जान सकती, वो अपने आप को हिंदू कहलाती हैं। तो ये जो चीज़ें आर्टिफिशियल इनके कॉन्स्टिट्यूशन में इन्फोर्स की हुई हैं, जिसको ये सेकुलर के तौर पे पेश करते थे, उसको जब इनकी लीडरशिप ने खुद ही तोड़ दिया और उस रास्ते पे चल सकी जिस रास्ते पे दुनिया के बदनाम ज़माना डिक्टेटर चलते हैं, तो फिर वहाँ पे मज़हब पे भी, वहाँ पे ज़ात पे भी, वहाँ पे ज़बान पे भी, वहाँ पे कल्चर पे भी अपना तहरीकें तो चलेंगी। और जब ये तहरीकें चलेंगी तो इनको रोकना जो होता है फिर किसी हिटलर के, किसी मेसोलिनी के बस में भी नहीं रहता। और वो फिर जो होता है वो लीडरशिप होती है जो अपनी ही कौम की अपना तोड़ फोड़ का बाइस बनती है। कश्मीर तो इंशाल्लाह आज़ाद होगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं अक्सर सोचती हूँ आपने देखा कि पाकिस्तान प्रेसिडेंट ने किस पाकिस्तान हमें कभी ना मिलता अगर कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जन्म ना लेते। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे तो पाकिस्तान हमें मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। हम आज भी कायद के शुक्रगुजार हैं। मुझे बताइएगा कि क्या वाकई जब वहाँ पे जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो आज़ादी चाह रहे हैं, जो अपने मज़ाहिब की आज़ादी चाह रहे हैं कि अपने मज़ाहिब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, वहाँ पे भी कोई जिन्ना जब तक जन्म नहीं लेगा तब के मुमकिन हो सकेगा? जिन्ना तो खैर एक ही थे, उन जैसा कोई नहीं है, लेकिन कोई ना कोई जो वहाँ जन्म ले और फिर वो बनाए। नहीं, देखिए वहाँ के इश्यूज जो है ना, वो जो 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी की मुहिम चली थी, या उसमें आप इंडिया की आज़ादी को, इंडिया को भी शामिल कर लें, वो उसके अंदर जो रूलर था ना वो एक आउटसाइडर था। वो था ब्रिटिश रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरह सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा किया था वो भी आप तारीख से पूरी तरह पे वाकिफ है। तो वहाँ पे दो आइडेंटिटी उस वक्त बन गई थी। एक आइडेंटिटी मुसलमान थी और दूसरी सब कॉन्टिनेंट में लोग रह रहे थे वो थे वो मतलब दूसरे हिंदू रह रहे थे तो हिंदू थे। तो इसलिए दोनों साइडों पे एक लीडरशिप, दोनों साइडों पे लीडरशिप हुई जो इंडिविजुअल और एक पार्टी लीडरशिप थी। जैसे मुस्लिम लीग थी, या वहाँ पे आप देख ले तो कांग्रेस थी, और उसके साथ साथ अलाइड पार्टियाँ, छोटी पार्टियाँ, बाकी लोग शामिल हो गए। यहाँ जो है लीडरशिप, यहाँ पे जो टूट फूट है वो मुख्तलिफ इलाकों, जैसे अगर मिज़ोरम में जाएँ तो वो मिज़ो नागालैंड जो वहाँ के जो नागाज हैं, वहाँ की जो अपना वो जो पॉपुलेशन है वो लोग डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह अगर खालिस्तान में आए जाएं तो सिख डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लीडर खड़े हो गए। मैं आपसे ऐसा कर रहा हूँ, जिस वक्त गोल्डन टेम्पल का ऊपर चढ़ाई की थी इंदिरा गांधी ने, अगर उसके अंदर सिखों के अंदर कुछ सोच होती, सिख जो अपनी बहादुरी क्लेम करते हैं, जहाँ उन्होंने अपनी बुज़दिली शो की, जहाँ वो बैठ गए, उनको मतलब इसलिए कि उनको पावरफुल सिख ने सपोर्ट नहीं किया, वो सिख जो दौलत रखता था, तो वो सिखों के तमाम की तमाम जो मूवमेंट थी वो ख़त्म हो गई। और आज सिख जो है उनके साथ इतना बुरा सलूक होता है इंडिया का कि सिखों को खुद शर्म नहीं आ रही कि उनके साथ क्या हो रहा है। यानी गाज़ियाबाद स्टेशन पे और दिल्ली के स्टेशनों के बाहर गाड़ियाँ रोक के आप इंदिरा गांधी के मरने के बाद गाड़ियाँ, सिखों को मर्डर किया गया, बुचर किया गया, लेकिन सिख नहीं जागे, वो सिर्फ अपनी अच्छा जी, जिस सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन मोदी ने और बताई, तो शाइनिंग इंडिया की डेफिनेशन ब्रिगेडियर साहब आप क्या बताएंगे? हम नाजरीन को सुनाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान और हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। ब्रिगेडियर साहब,
मोदी हुकूमत ने, अगर मैं कहूँ कि भारतीय मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और उसकी वजह क्या जी, इंतहा पसंद हुकूमत का राज जिस मुल्क में होगा वहाँ कौन करेगा सरमायाकारी। लेकिन मोदी ये कहता है, बल्कि जो 3 का टोला है, आपको पता होगा अमित शाह, मोदी और अजीत, मैं इनको 3 इडियट्स कहती हूँ। ये 3 का जो टोला है वो कहता है कि जी इंडिया शाइन कर रहा है, और शाइनिंग इंडिया का कॉन्सेप्ट बताते हुए दिखाई देते हैं। ये शाइनिंग इंडिया भी उसी तरह आप कह लें जिस तरह इनका सेकुलर इंडिया है। ये शाइनिंग इंडिया, नरेंद्र मोदी हिटलर का चेहरा देखें, उसके चेहरे पे आपको कहीं से शाइन नज़र आती है? अमित शाह की शक्ल देखें, कार्टूनों वाली, कहीं शाइन नज़र आती है? अब वो एक उनका बहुत बड़ा जोकर है, जोकर नुमा शख्स है, वो बजरंग, वो अपना योगी, वो चीफ मिनिस्टर, उसकी शक्ल देखे, वो आपको कहीं से इंसान लगता है कि जानवर लगता है? ये है जो शाइन है इंडिया की। अगर इनके किसी के चेहरे पे भी शाइन है तो मुझे बता दीजिए। बाकी वहाँ के इकोनॉमिस्ट खुद कह चुके हैं, और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया के अंदर से आजकल ये मोदी हिटलर की गवर्नमेंट जितनी फिगर्स जो है वो पेश कर रही है वो सारी फाइट है। वहाँ पे कहते हैं कि इंडिया 45 साल, पिछले 45 साल को कंपेयर करें तो 45 साल से की सबसे बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की स्टेज से गुजर रहा है। वहाँ पे कार इंडस्ट्री है जो बंद हो गई है, आधी होकर रह गई है। वहाँ के उनके बैंक्स हैं, 6 बैंक्स हैं जो डूब गए हैं, वहाँ पे लोगों के पैसे डूब गए हैं। उन्होंने जो मोनेटाइजेशन में जो आपने अपना वो जो किया था, प्रोसीजर जो किया था यहाँ पे, उसके अंदर जो कुछ हुआ वो आपको पता है। गरीब आदमी का जो हाल है वो आपको पता है। आपको जो आम आदमी पार्टी के जो लीडर की जो तकरीर है, जो उसने अपनी अचीवमेंट गिनवाई हैं, उसको कंपेयर कर ले, देखिए ना 40 मिनट बाद एक किसान खुदकुशी कर लेता है वहाँ पे। तमाम चीजें ये मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, 40 साल बाद 40 मिनट बाद एक किसान खुदकुशी करता है, और 2 मिनट बाद एक औरत का किसी न किसी बस में, किसी न किसी कार में, किसी न किसी बस स्टॉप के ऊपर, कहीं ना कहीं किसी बच्ची का, किसी औरत का रेप हो जाता है। ये है इंडिया का शाइनिंग। अगर इसको शाइन कहते हैं तो फिर आप शाइन की डेफिनेशन डिक्शनरी से चेंज कर लें। अगर इसको शाइन नहीं कहते तो फिर इसको डिफाइन कर लें कि ये क्या है। वहाँ खून की नदियाँ, जामिया मिलिया में जो बच्चों के साथ हुआ, बच्चियों के साथ हुआ, जिस तरह पुलिस अंदर घुसी, अगर पुलिस के इस किरदार को आप शाइनिंग कहते हैं तो उसको देख लें। जो जुल्म कश्मीर के अंदर बच्चों के साथ हो रहा है, जहाँ पे इंडिया का चीफ कहता है, और वो जो अब CDS के क्या बन गया, वो जोकर बिपिन रावत जो कहता है, वो कहता है कि जी हमने वहाँ पे रेडिकलाइजेशन सेंटर बनाने चाहिए, बच्चों को वहाँ भेजना चाहिए। अगर उसको आप शाइन कहते हैं, अगर शाइनिंग कहते हैं तो फिर शाइनिंग की डेफिनेशन बता दे कोई। तो ये इस जो मोदी हिटलर ने और ये जो अमित मसूद ने जो इंडिया का बेड़ा गर्क किया है, अल्लाह करे ये और रूल करे, ताकि वहाँ पे कम से कम लोगों को रियलाइज तो हो कि मजहब से अगर आप एक्सट्रीमिज्म लेके जबरदस्त बात ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल, मजहब को अगर आप दहशतगर्दी का जरिया बनाएंगे, तो मजहब को अगर आप दहशतगर्दी का जरिया बनाएंगे, कोई मजहब, इवन हिंदू मजहब नहीं कहता कि लोगों पे जुल्म करो। ये लोग जो उनके लीडर है, जो ये योगी मोगी, ये जो नीले पीले साधु फिरते हैं, ये जो टेम्पलों पे कब्जा, आप जो मंदिरों पे कब्जा करके बैठे हैं, मंदिर के अंदर दूध बहाते हैं, एक पत्थर पड़ा होता है, उसके अंदर लोग लाइन में जाके दूध गिरा देते हैं, वो दूध जाके नाली में चला जाता है, और मंदिरों के बाद 100 फकीर बैठे होते हैं जो भूखे मर रहे होते हैं। तो जहाँ पे ये डिस्पैरिटीज इस तरह मजहब को इस्तेमाल करके क्रिएट की जाएंगी, जहाँ मजहब को फॉल्ट लाइन बनाया जाएगा, और इंडिया के हिस्टोरियंस कहते हैं, उन्होंने लिखा है अपने किताबों में कि जी इंडिया की मेकिंग में बहुत फॉल्ट लाइन हैं। सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन जो है वो इंडिया के अंदर जो ये जो हिंदुत्व और सेफ्रॉन चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है जो इंडिया की ब्रेकेज का बायस बनेगा। तो अल्लाह की, मैं तो कहता हूँ ये और रूल करें, ताकि वहाँ पे लोगों को एहसास हो कि जो चीज़ें आप पाकिस्तान पे पत्थर फेंकते थे, जो ISI पे, मतलब वो ISI पे मारते थे, वो रॉ क्या करिए, अपने लोगों को मार रही है। जब पुलवामा में लोगों को मारा गया, वहाँ बच्चों ने तराना बनाया कि ये बाहर से दुश्मन नहीं आए, ये रॉ ने मरवाए हैं। तो जहाँ पे इस किस्म के जब तंजीमें आ जाए ना, जहाँ पे वो काले कव्वे आ जाए, वो जो डेविल है, वो शैतान जो है, क्या नाम है उसका, वो अजीब डेविल, वो डेविल उस शक्ल पे शैतानियत और कमीनगी बरसती है, वो शैतान का पिल्ला लगता है अगर आप उसकी अजीब। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मेरे पास आखिरी मिनट है, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगा। जिनके ना तो करतूत ठीक हो, ना शक्लें ठीक हो,
मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये नरेंद्र मोदी अगला भी टर्म ले इंडिया में, ताकि इंडिया की जो बाकी चीज़ें जो रह गई हैं थोड़ी बहुत, वो ये मज़हब के नाम पे वो भी पूरी कर, वहाँ हिंदुत्व बना के, वहाँ पे हिंदू राष्ट्र बना के, हिंदू वहाँ पे बाकी चीज़ें बना के जो लोगों को बाकियों को बाहर निकाले, कुछ को बहिरा रंग में इंडिया में शाइन नजर आए, भेज दे और रूल करके देख ले वहाँ पे। जो वही जिनको बनाएगा, वही जिनको बनाएगा ना, जिनको वही इसका फिर क्रियाक्रम करेंगे, वही इसके पीछे आएंगे। तो इस तरह आर्टिफिशियल फिलॉसफी चलती नहीं है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी नहीं चलता। जब आपने एस्टेब्लिश चीजें कुछ ठीक है जी ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके तजिए के लिए। भी खत्म हो गया। डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने की बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।